हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद पंकज आर्या। आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं एक नया वीडियो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर, जो आपको दिख रहा है, जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, या हम उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी तक के जो रिसेंट वीडियोस थे आपके, उनमें आपने देख लिया था कि हमने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। उसके बाद हमने प्यूबर्टी जान ली थी मेल में और फीमेल में। तो फीमेल की बॉडी के अंदर एक और इम्पोर्टेंट या रिदमिक साइकिल होती है, जिसको हम जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है, ये साइकिल इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये साइकिल किसी भी फीमेल के अंदर एब्सेंट होगी तो वो नॉर्मली कंसीव नहीं कर सकती है, मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो प्रेगनेंसी के लिए किसी भी फीमेल को मां बनने के लिए उसके जीवन में ये साइकिल होना जरूरी है, और ये साइकिल के बारे में आज हम जानेंगे, इसके फेजेस जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आप जो देख रहे हैं, टॉपिक का नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट इज अ रिदमिक साइकिल इन एंडोमेट्रियम लेयर। तो देखिए, एंडोमेट्रियम लेयर के बारे में हमने जान लिया था, एक बार और बात कर लेते हैं। फीमेल के जो यूटेरस, जो वॉम्ब थी, जो कोक थी, उसमें आपकी जो लेयर थी उसको कहते हैं हम एंडोमेट्रियम साइकिल। रिदमिक मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक रिपीटेड। ठीक है, तो ये जो 28 दिन की साइकिल होती है, 28 डेज की साइकिल है आपकी, ये जो एंडोमेट्रियम लेयर में आपकी होती है फीमेल के अंदर। प्रेजेंट इन मैमल्स, प्राइमेट्स। तो हर मैमल में नहीं होती है, सिर्फ प्राइमेट जैसे जिसमें ह्यूमन, मंकी, एप्स वगैरह आते हैं, प्राइमेट्स में होती है ये साइकिल। स्टार्ट विद प्यूबर्टी इन फीमेल्स। ये साइकिल है जो नॉर्मली स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के साथ। लिखा हुआ है फीमेल की जो प्यूबर्टी होती है 13 से आपके 14 साल की उम्र में ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग ऑफ साइकिल इज नोन एज मेनार्क। जो साइकिल स्टार्ट होती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिशन्स में। तो ये आपके एग्जाम में भी वन वर्ड आ सकता है 12th के एग्जाम में, कि ये आपकी जो साइकिल स्टार्ट होती है उस पीरियड को क्या कहते हैं, तो इस पीरियड को कहते हैं मेनार्क। और यही जब रिप्रोडक्टिव एज खत्म हो जाती है फीमेल के अंदर, मतलब जब वो 45 के एबव हो जाती है, तो वो साइकिल रुक जाती है, प्रेगनेंसी की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। दिस इज नोन एज मेनोपॉज। इस साइकिल का रुकना मेनोपॉज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोनों, कि मेनार्क क्या होता है और मेनोपॉज क्या होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, इसमें लिखा है 45 इफ इट इज स्टार्ट बिफोर प्यूबर्टी। देखिए, कभी कभी क्या होता है, ये जो साइकिल है, जो रिमार्केबल साइकिल, ये बिफोर देन मेच्योरिटी, सेक्सुअल मेच्योरिटी, प्यूबर्टी के पहले ही किन्हीं फीमेल्स में देखने को मिलती है। वो उम्र होती है 6 से 10 साल। 6 से 10 साल के टाइम तक अगर ये साइकिल दोबारा यानी स्टार्ट हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रीकॉशियस मेंस्ट्रुएशन। प्रीकॉशियस मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, जो फीमेल होती है उसकी जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो इनहिबिट हो जाते हैं, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन उसकी जगह पे रिलीज हो जाते हैं, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, या यूं कहें प्यूबर्टी है, वो जल्दी ही आपको फीमेल्स में दिखने को मिलती है। तो ये आपका प्रीकॉशियस मेंस्ट्रुएशन होता है। यह साइकिल जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर तो प्रेगनेंसी के जो 9 मंथ्स होते हैं, उन 9 महीनों में भी ये साइकिल स्टॉप होती है, या यूं कहें कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगर उस मंथ आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है, तो दैट मींस फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन हो चुका है। तो आइए हम जानते हैं इसके कुछ फेजेस के बारे में। जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है या रिप्रोडक्टिव साइकिल है, इसके टोटल 4 फेज होते हैं। हमने जैसे बात कर ली थी कि ये 28 डेज की साइकिल होती है, तो इसका जो पहला फेज है, जो मेंस्ट्रुअल फेज है, वो 28th डे से ही स्टार्ट होता है, 28वें दिन से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये है आपका मेंस्ट्रुअल फेज, जिसका नाम है स्टार्ट ऑन 28th डे एंड लास्ट अप टू फॉर 5 डेज। यानी ये जो पीरियड होता है आपका स्टार्ट, वो 28वें दिन से होता है, और ये 4 से 5 दिन तक आपका चलता है ये फेज। इसमें होता क्या है, इस फेज में जो मायोमेट्रियम होती है, जो लेयर थी एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और यूटरस की जो लेयर थी, वो
जिसमें आपके ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है और शेडिंग ऑफ ब्लड होता है, ब्लड बाहर आने लगता है बॉडी से टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। उससे किस हार्मोन की कमी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइमरी पूछा जाता है कि प्रोजेस्टेरोन की कमी से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होने की वजह से शेडिंग ऑफ ब्लड स्टार्ट हो जाता है। और इसी के साथ जो अनफर्टिलाइज्ड एग है या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तभी ये साइकिल आपकी कंटिन्यू रहती है और ये आपका एग भी डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये रहा आपका मेंस्ट्रुअल फेज जो आपका 28 से आपका 4-5 दिन चलता है, 28वें दिन से। अब फिर मेंस्ट्रुअल फेज के बाद पोस्ट मेंस्ट्रुअल यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद का फेज, इसी को हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इट स्टार्ट विद 6 to 13-14, ये 6वें दिन से 13वें-14वें दिन तक चलता है। इसमें क्या होता है, ग्रोथ होती है, जो आपने फॉलिकल्स पढ़े थे, ग्राफियन फॉलिकल्स पढ़े थे, उनकी ग्रोथ होने लग जाती है। और इसमें रीजनरेशन होता है, जो अभी आपने देखा कि जो लेयर थी, यूटेराइन लेयर थी, एंडोमेट्रियम, मियोमेट्रियम, इनकी ग्लैंड्स थी जिनमें जो डैमेज हो गया था वो सारा इसमें रिकवर होता है। इसमें जो चेंजेस होते हैं इस फेज में, वो सारे चेंज ईस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। और ईस्ट्रोजन का अमाउंट आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये हार्मोन आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। फिर आप आए लास्ट में, एक है एंडोमेट्रियम गॉट थिकनेस अबाउट 2.3 मिलीमीटर। जो आपकी एंडोमेट्रियम है, जो लेयर थी, उसकी मोटाई या उसका फिर से डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है और लगभग 2 से 3 मिलीमीटर तक वो फिर से थिक हो जाती है। फिर आपका तीसरा फेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, इस फेज को ओव्यूलेशन फेज कहा जाता है। ओव्यूलेशन फेज मतलब एग का या ओवम का बनना आपकी ओवरी से। तो ये फेज है, यूजुअली इट अकर ऑन द 14th डे, या यूं कहें कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसके मिड ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो 28 का मिड होगा, 14th डे यूजुअली स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, फाइनल मैच्योरेशन एंड ओव्यूलेशन डन इन दिस फेज एंड गवर्न्ड बाय LH हार्मोन। देखिए जो मैच्योरेशन है वो किसका हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल्स जो थे वो कंप्लीटली मैच्योर हो जाएंगे और वो एग को रिलीज कर देंगे, मतलब ओवम को रिलीज कर देंगे। और ये जो प्रोसेस है वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है उसके द्वारा ये कंट्रोल की जाएगी। इसमें रिमार्केबल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज देखा जाता है कि जो फीमेल होती है उसका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो इस फेज में कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। फिर आपका जो लास्ट और चौथा आखिरी फेज है उसको कहते हैं हम पोस्ट ओव्यूलेटरी। पोस्ट ओव्यूलेशन के बाद प्री मेंस्ट्रुअल, फिर से वही आ गए क्योंकि साइकिल 28 डे से स्टार्ट थी, इसीलिए इसको प्री मेंस्ट्रुअल फेज भी कहा जाता है। ये सबसे लंबा चलने वाला फेज होता है, ये 15वें से लेके 28वें दिन तक चलता है। इसमें जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है वो हायर क्वांटिटी में रिलीज होते हैं। इसमें क्या होता है, अभी यहाँ ओव्यूलेशन हो चुका था तो जो एग आ गया था, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, जो व्हाइट कलर में एग डिस्चार्ज होता है इसका नाम कहते हैं हम कॉर्पस एल्बिकन्स। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपका नीट वगैरह में और आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि अनफर्टिलाइज्ड एग जो व्हाइट मास में या व्हाइट कलर डिस्चार्ज में निकलता है उसका नाम क्या होता है, तो वो है कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, अगला है जो एंडोमेट्रियम है, जो लेयर थी, यूटेराइन लेयर थी, उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, उसकी थिकनेस हो जाती है लगभग आपकी 4 से 6 मिलीमीटर तक। क्यों हो जाती है वो, कि इफ फर्टिलाइजेशन होता है तो इम्प्लांटेशन का मतलब होता है गर्भ धारण होना, मतलब जो आपकी ऊपर की यूटरस की वॉल होती है यहाँ वो जायगोट आपका चिपक जाता है और यहीं उसकी ग्रोथ होने लगती है। तो इम्प्लांटेशन होगा तो आपकी जो लेयर थी वो उसको सपोर्ट देती हैं, नरिशमेंट देती हैं और उसको फिक्स करके रखती हैं। फिर लास्ट में यही है कि यह फेज सबसे बड़ा होता है, आपका 13 से 14 दिन का होता है ये फेज। तो आपने ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जान ली है कि फीमेल में जो रिदमिक साइकिल चलती है उसके अंदर जो हार्मोन्स थे आपने वो भी जानने लिए हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो आगे की चीजें हम और जानेंगे
कि कौन सी कंडीशंस होती हैं जो फेवरेबल होती हैं प्रेगनेंसी के लिए, और जो फीमेल होती है उसमें और कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो बेसिकली पहले हार्मोन के बारे में बात करते हैं। तो दो हार्मोन निकलते हैं चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है रिलैक्सिन। जो आपका रिलैक्सिन हार्मोन है वो एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ निकलता है, जो आपकी यूटेरस मसल्स को रिलैक्स करता है और लेबर पेन में रिलीफ करता है और चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। फिर अगला जो हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन और आपका एक और हार्मोन है प्रीलैक्टिन हार्मोन। प्रीलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये दो हार्मोन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आफ्टर बेबी बर्थ के बाद मदर को लैक्टिंग में यानी मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो कई भ्रांतियों से ये भी हमने देखा है, आप सुना भी होगा आपने, कि पहले जो पहला का टाइम होता था उसमें क्या करते थे, जो माँ होती थी उसको बच्चे को दूध नहीं पिलाने देते थे, कहते थे कि वो कंटिन्यूटेड दूध होता है। तो कई गांव में या जो पिछड़े एरिया थे उनमें ये सारी चीजें देखी जाती थी। लेकिन आपने जब WHO की गाइडलाइन आई या फिर जब से एजुकेशन का जो प्रचार हुआ या सब लोगों को जानकारी दी जाने लगी, तो पता चला कि जो मदर का जो मिल्क होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ वो बच्चे के लिए उसके न्यूट्रिशन की बेस होता है। जो बेसिस है वो उसी के लिए उसी वही आधारशिला है, उसकी वजह से ही बच्चे का पोषण होता है और पूर्ण विकास होता है। तो कुछ और चीजें हम जैसे जानेंगे वो है आगे की रिप्रोडक्टिव साइकिल ह्यूमंस में, या क्या क्या स्टेप होते हैं जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं ह्यूमन के। तो आइए आगे और देखते हैं। तो आइए फिर हमने जो बात की थी, हम जो बात कर रहे थे अपने आगे की वीडियो में, ये हम जो कह रहे थे कि फेवरेबल कंडीशन फॉर प्रेगनेंसी। आपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल समझ ली या आपने जो कहे रिप्रोडक्टिव साइकिल समझ ली है फीमेल्स की। तो अब कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं या कुछ ऐसे टाइम होता है कि जब प्रेगनेंसी की जो कंडीशन होती है वो फेवरेबल होती है। तो कुछ कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन है एक्टिवनेस एंड मैच्योरेशन ऑफ गैम। देखिए स्पर्म और ओवम, अभी हमने जो बात की थी कि जो गैमीट है स्पर्म है और ओवम है, ओवा या एग, इन दोनों का एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये दोनों ही जो आपके गैमीट है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ये अच्छे से मैच्योर होंगे और एक्टिव होंगे तभी प्रेगनेंसी को ये आगे ले जा पाएंगे। फिर आता है फर्टिलाइजेशन शुड बी टेक प्लेस जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन। हमने रिप्रोडक्टिव साइकिल के 14th डे में देखा था, जो 14th डे था, कि ओव्यूलेशन मतलब एग या ओवम आपका रिलीज हो गया था। तो ओव्यूलेशन के बाद आपका जो फर्टिलाइजेशन होगा तो चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी के लिए। जस्ट बाद आपको ये पता होगा कि 48 से 72 घंटे तक जो स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जिंदा रह सकता है। तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, इंटरकोर्स की प्रोसेस है, वो ओव्यूलेशन के आसपास रहे तो प्रेगनेंसी का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर हेल्दीनेस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो आपके हेल्दीनेस है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्दीनेस होना चाहिए, इनमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लें कि कोई बीमारी या हम कहें कोई तरीके का डिसऑर्डर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल और फीमेल में नहीं होना चाहिए। फिर नो ट्रेसेस ऑफ इन्फेक्शन। देखो फैलोपियन जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बहुत सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस के या यूं कहें बहुत सारे इन्फेक्शंस के। तो उसमें इन्फेक्शन भी नहीं होना चाहिए, वो भी प्रेगनेंसी को अफेक्ट करता है। नॉर्मल स्पर्म काउंट इन सीमेन, जो हमने आपको स्टार्टिंग में जब सीमेन पढ़ा रहे थे तब हमने आपको बताया था कि सीमेन के एक एजेकुलेशन में आपके 20 से 40 करोड़ तक आपके स्पर्म, आपके 400 करोड़ तक के स्पर्म आपके होते हैं। लेकिन जब 1 ml सीमेन में जो स्पर्म का नंबर है वो 6 करोड़ से कम हो जाए, 6 करोड़ से कम हो जाए, तब वो आपका प्रेगनेंसी को इफेक्ट कर सकता है। ये बात आप ध्यान में रखें, 6 करोड़, ठीक है। फिर आपने ये देख लिया, ये आपकी फेवरेबल, ये 5 कंडीशन हो गई, ये आपके प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या इन्हीं के हिसाब से आप जो टाइम है वो डिसाइडेड होता है प्रेगनेंसी का। फिर आप देखें रिप्रोडक्टिव फेज या रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमंस। देखिए कंफ्यूजिंग वाली, कहीं कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल्स।
तो वो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल थी, ठीक है। और जो आपकी रिप्रोडक्टिव फेजेस या रिप्रोडक्टिव साइकिल है ह्यूमन में, उसके जो इवेंट है वो इस प्रकार है। सबसे पहले आता है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। The formation of gametes from the reproductive organs are known as gametogenesis। मतलब जो गैमीट है, स्पर्म है या जो ओवम है, उसको बनाने की प्रक्रिया। और ये कहाँ बनते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, आपके टेस्टिस में और ओवरीज के अंदर। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। आगे हमने ह्यूमन के लिए बांट भी दिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का बनना, oogenesis या ओवम का बनना। ये दोनों ही आपके गैमीटोजेनेसिस के अंतर्गत आते हैं। अब इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। तो इसके कुछ जो फेज है, पहला फेज है मल्टीप्लिकेशन का। तो आपने देखा है कि कर्मों स्पर्म बनते हैं तो सबसे पहले उनमें क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर उनकी ग्रोथ होगी, फिर उनमें मैच्योरिटी आएगी। तो ये सारी चीजें थी। अब जैसे ही गैमीट बन जाते हैं और गैमीट आपके ट्रेवल करते हैं, हमने देखा इंटरकोर्स हो गया, तो उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, जिसको कहते हैं हम सिंगैमी। क्या कहते हैं? सिंगैमी। तो सिंगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब इतना ही है कि जो दोनों गैमीट है वो आपस में मिल जाए और एक डिप्लॉइड जाइगोट बना ले। फिर आपका तीसरा है आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो क्या होता है? जाइगोट में जब और ज्यादा डिफरेंशिएशन होता है तो वो एम्ब्रियो कहलाता है, ठीक है। जब इम्प्लांटेशन होता है तो एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो जो सबसे पहले होता है वो होता है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या होता है? जो जाइगोट होता है आपका, जाइगोट है, जाइगोट के जो शेप है, इसमें बहुत सारे आपके ऐसे स्ट्रक्चर हो जाए या उनमें आपके सेगमेंट्स बन जाए। तो पहला चीज होता है आपका जो होता है क्लीवेज, या उसको कहते हैं हम सेगमेंटेशन, ठीक है। जब बार बार रिपीटेड क्लीवेज या सेगमेंटेशन होता है तो उसके बाद जो सेल्स हैं वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाती हैं, ठीक है। एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, बट वहां पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता उस स्ट्रक्चर में। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ब्लास्टूला। उसको क्या कहते हैं? ब्लास्टूला। और इसी ब्लास्टूला के बनने की प्रोसेस को कहते हैं ब्लास्टुलेशन, ठीक है। अब क्या होता है? आपको पता है जो ओरिजिन होता है जो आपका एनिमल का, वो आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक। जैसे यहाँ पे हम ट्यूब बना दें एक, तो इस ट्यूब में अपन को तीन चीजें या तीन लेयर दिखती है। जो बाहर की होती है तो एक्टो या एक्सो, जो अंदर की होती है उसको एंडो कहते हैं, और बीच की जो मोटाई है इसको कहते हैं मीजो। तो ऐसी तीन लेयर आपकी बॉडी में बन जाती है। उन तीन लेयर के बनने को ही कहते हैं गैस्ट्रुलेशन या फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला। एक आपका स्ट्रक्चर बन जाता है जहाँ आपकी ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है, बाहर की को आप एक्टोडर्म या एक्सोडर्म कहते हैं, मिडल को मेसोडर्म कहते हैं और अंदर वाली को एंडोडर्म कहते हैं। फिर जैसे ही और ज्यादा डेवलपमेंट होगा तो ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब ऑर्गन्स बनेंगे, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम या आपका हार्ट बनेगा, लंग्स बनेंगे, तो बहुत सारी किडनीज, तो धीरे धीरे ऑर्गन्स बेबी के अंदर बनने लग जाते हैं। फिर उसके बाद जब कंप्लीट आपका हो जाता है पीरियड, जो गेस्टेशन पीरियड होता है उसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ह्यूमन में जो 9 मंथ का होता है वो पूरा हो जाता है। उसके बाद होता है आपका चाइल्ड बर्थ, जिसको कहते हैं पार्च्यूरेशन या चाइल्ड बर्थ, ठीक है। अब चाइल्ड बर्थ होने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसको 0 से 1 साल तक हम कहते हैं इन्फेंट, ठीक है। फिर इन्फेंट में ग्रोथ होती है और ग्रोथ आपकी जाती है लास्ट तक, डेथ तक, ठीक है। और फिर इसमें एक और आपका क्वेश्चन आता है एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टिल इट्स ग्रोथ एंड सो ऑन, आगे तक, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये सारी चीजें आपकी कवर हो गई हैं। तो आज की वीडियो में हम आपसे छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जिसका आपको आंसर कमेंट करके जरूर बताना है। तो पहला तो क्वेश्चन हमारा ये है आपसे कि जो ओव्यूलेशन है, क्या है आपका? ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन वो कौन से डे पे होता है? पहला ओव्यूलेशन कब होता है, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इन दोनों के आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके वीडियो में आपको बताने हैं। और आपका भी जो कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो
वीडियो को लास्ट में ही मैं कहता हूं कि जैसा कि वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और जुड़े रहें हमसे नए नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू।